हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्ज कैसे फ्लो होता है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये जानेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आर के क्लासेस पे इसके प्लेलिस्ट में जाके इसके फर्स्ट लेक्चर की देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर देख के आप इस लेक्चर पर आइए और इसे बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक फ्लो में देखने का प्रयास करिए। तो स्टार्ट करते हैं चैनल। तो माय नेम इज आर के सिंह और आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस में। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए, वे टू चार्ज, इसमें पहला, इसमें वे टू चार्ज में कुल 3 पॉइंट हमको पढ़नी है। पहला पॉइंट है चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जब बॉडी होगा तब चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में तो सपोज कीजिए, आप लोग सपोज कीजिए, क्या कीजिए कि सपोज कीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, जिस बॉडी का है ए, और एक दूसरा बॉडी है जो बॉडी है बी। ये बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी बी जो है ये न्यूट्रल है, और इस बॉडी ए में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो बॉडी ए है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या किया जा रहा है, जब बॉडी बी को जब बॉडी ए से कांटेक्ट में लाया जाएगा, कांटेक्ट, तो क्या होगा, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। स्टार्टिंग में तो बॉडी बी न्यूट्रल था और स्टार्टिंग में क्या था, ए पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पहले ही यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो क्या होगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर ट्रांसफ़र होंगे। और ये कब तक ट्रांसफ़र होंगे, जब तक बॉडी ए और बॉडी बी दोनों पर समान चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो इस पर जब ट्रांसफ़र होंगे, तो इसका मैं डायग्राम बना दूँ नीचे। और ये दूसरा बॉडी, तो इस पर मान ले रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बी, दोनों बॉडी पे सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वैसे भी कुछ भी बना लीजिए, 1 4, इस पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 4 चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज डेवलप हो जाएंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे सिंपली भाषा में आप लोग समझिए, ये कोई वाटर का ग्लास है, ये कोई वाटर का ग्लास है और ये कोई दूसरा वाटर का ग्लास है, और इस दोनों वाटर के ग्लास को एक पाइप द्वारा जोड़ दीजिए। तो ठीक है, इस वाले ग्लास से इस वाले ग्लास में पानी फ्लो होने लगेगा, और ये पानी तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इस वाटर का लेवल, इस वाटर के लेवल, मतलब गिलास ए के वाटर का लेवल गिलास बी के वाटर के लेवल के बराबर ना हो जाए। ये चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहेगा। सिमिलरली यहाँ वाटर का ट्रांसफ़र होगा जब तक लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो जाए। ठीक है, सिमिलरली वैसे इसी प्रकार इस पर भी ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफ़र बॉडी ए से बॉडी बी पर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी पर सेम चार्ज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट समझ में आया। जब किसी बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है मैंने वहाँ समझाया। जैसे इस गिलास की मदद से समझिए, ये गिलास ए लीजिए, गिलास बी, एक गिलास ए में वाटर भर दीजिए और एक गिलास बी को खाली कर दीजिए। गिलास ए से गिलास बी में वाटर तब तक फ्लो होता रहेगा या तब तक जाता रहेगा जब तक वाटर ए के गिलास का लेवल और गिलास बी के वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा कब तक होगा, और इसके लिए एक कंडीशन है, क्या? नोट, इफ
shape and size of a material will be same। ये ऐसा तब तक होने के लिए ये कंडीशन है कि मटेरियल का जो शेप और साइज हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मटेरियल का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ग्लास बी, इस पर सपोज कर लीजिए क्यू इलेक्ट्रॉन, इस पर ये न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल। जब इसको कांटेक्ट में किया जाएगा तो इस पर Q/2 चार्ज और B पर भी Q/2 चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अरे उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। सर जी उतारा नहीं जा रहा है सर जी, कोई और तरीका होता है सर जी, नोट्स दे दीजिए। उतारिए जी, उतारेंगे नहीं, उतारने में दिक्कत हो रहा है सर जी, नोट्स दे दीजिए सर जी। तो ठीक है बाबू, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अरे सर जी मैं जा रहा हूँ सर। कहाँ जा रहे हो बेटा? सर मैं जा रहा हूँ सर, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। कहाँ बुला रही हैं? पढ़ो, फिर जाना, क्लास ओवर होने के बाद जाइएगा सब लोग। दूसरा हेडिंग डालिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हमने पढ़ा जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी तब चार्ज का कैसे ट्रांसफ़र होगा। अब सोचिए जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगी तब चार्ज का कैसे ट्रांसफ़र होगा, विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सपोज कीजिए ये आप लोग के पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर का नाम दे रहे हैं ए, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। और ये कोई दूसरा बॉडी ले लीजिए, ये बॉडी ए, और इसी से के पास एक दूसरा बॉडी रख दीजिए, बॉडी बी, बॉडी बी रख दीजिए। तो देखिए क्या होगा, जब इस बॉडी ए को बॉडी ई के बी इसके पास, नहीं सॉरी, बॉडी बी, बॉडी सी, देखिए जब इस बॉडी को बॉडी ए के पास लाया जाएगा, ना कि कांटेक्ट किया जाएगा, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी बी के एक फेसेस पे पार्शियली चार्ज हो जाएंगे। अगर इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसके जो बॉडी बी का जो ये फेस है, ये फेस है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और बॉडी जो बी का जो दूसरा फेस है, ये इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉडी बी पर जो के अदर फेस पे जो इलेक्ट्रॉन आया है, जो चार्ज आया है, ये बॉडी सी के साथ पोलराइज्ड होकर ये सभी चार्ज इस पर चले जाएंगे। तो क्या हमको मिलेगा, बॉडी ए और बॉडी बी, इस पर हमको पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर से समझिए, मान लीजिए कोई बॉडी ए है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये कोई बॉडी बी और सी ले लिए हैं जो एक दूसरे से आपस में टच हुए हैं। जब बॉडी बी और सी को इसके थोड़े से पास लाया जाएगा तो ड्यू टू इंडक्शन के कारण बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन के इंडक्शन के कारण इसके अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी बी के आधे भाग पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और इसके बॉडी बी के अदर फेसेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। और जो बॉडी जो सी है इस पर ये पोलराइज हो जाएगा इस नेगेटिव चार्ज वाले के कारण, और ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी सी पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे पोलराइजेशन के कारण। तो हमें मिलेगा क्या, बॉडी बी पर पॉजिटिव चार्ज और बॉडी सी पर नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज कैसे हुआ, विदाउट कांटेक्ट के थ्रू हुआ। ठीक है, छाप लें, सभी लोग छाप लीजिए, छाप लीजिए।
अरे सर जी बस करिए सर जी, अभी तो सर जी बस करिए सर जी, वीडियो बंद कर दे सर जी, बंद कर दे। नहीं तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी कहाँ जा रहे हो सब लोग। पॉज करके छाप लीजिए। हो गया सबका, हो गया। एक तीसरा और लास्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कैसे चार्ज होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये नॉर्मली इंसुलेटर में होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ये बॉडी ए, और ये कोई बॉडी बी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब इसको क्या करिए आप लोग, ऐसे से कस के रगड़िए, रब करिए। रब करेंगे तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण, समझ रहे हैं ना, थर्मल एनर्जी के कारण एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। थर्मल एनर्जी समझ रहा है ना, केमिस्ट्री में जानते ही होंगे थर्मल एनर्जी क्या होता है। रगड़ने के कारण, जैसे आप लोग ठंडी के दिनों में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तो आप लोग हाथ ऐसे रब करते हैं। क्यों रब करते हैं, क्योंकि रब करते हैं तो एनर्जी के कारण हमारे जो हाथ होती हैं ये गर्म हो जाती हैं। आप लोग तो देखे होंगे, सब लोग करते होंगे, क्यों करते नहीं हैं, करते हैं ना। हाँ, तो रबेंगे तो इस पर जो होंगे ये, इसके कुछ मालिक्यूल इस पर, इसके कुछ मालिक्यूल इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इसके कुछ मालिक्यूल इस पर, इसके मालिक्यूल इस पर और इसके मालिक्यूल इस पर आएंगे, ड्यू टू ये रब हो रहा है, रब। नाउ थर्मल एनर्जी तब क्या मिलेगा हमको, ये कोई ए बॉडी हुआ ए और ये बॉडी होगा बी। इस बॉडी ए पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी बी पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ एक नोट में लिखेगा क्या, वेन ट्रांसफर ऑफ चार्ज देन, एक मिनट ऊपर लिख लीजिए सब ऊपर लिख लीजिए। तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की। अरे सर जी कहाँ चले गए सर जी, प्यार मोहब्बत की बातें सर जी स्टार्टिंग में ही प्यार मोहब्बत की गाजे सर जी। मेरा तो सर जी दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मैं तो सर जी कहीं और चला जाऊँगा। अब तो मैं वीडियो सर जी बंद करके, अब तो सर जी उसकी याद आ गई। अरे बेटा कहाँ किसकी याद आ गई, वेन ट्रांसफर ऑफ चार्ज देन आल्सो ट्रांसफर ऑफ मास। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफ़र होती है। जब चार्ज का ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो चार्ज भी ट्रांसफ़र होगा। आप लोग को हमने कल भी बताया था कि हर एक बॉडी पर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि चार्ज हो, लेकिन हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है। सेम वैसे ही अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस बॉडी का मास होगा, बट ये इसका उल्टा अगर बात करें, अगर किसी बॉडी पर मास है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा। क्यों दिक्कत, हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है। हाँ चलिए, तो वे टू चार्ज आज खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज ए कूलम्ब्स लॉ। तो एक इंट्रो दे देंगे, समझने से पहले आप लोग समझिए कूलम्ब्स लॉ, इसका लिमिटेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। बस सभी लोग यही बोलते हैं, मैं भी क्वेश्चन में पूछता हूँ कि बच्चे कूलम्ब्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है, तो बस यही सब लोग बच्चे बताते हैं कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। नहीं, ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, और भी चीज़ें हैं जहाँ कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, कहाँ वैलिड होता है कहाँ नहीं वैलिड होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो हो गया सबका, पॉज करके छाप लीजिए, मिटा दें। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ सर जी चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब्स। नहीं, ये कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही अपने नाम पर एक कूलम्ब्स का लॉ दे दिया। कूलम्ब्स, तो हेडिंग डालिए कूलम्ब्स।
कूलम्ब्स लॉ। देखिए क्या होता है, तो पहले तो इसकी लिमिटेशन की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। उन्होंने एक फार्मूला प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई दो चार्ज है, एक मान लीजिए प्लस Q1 और एक दूसरा चार्ज मान लीजिए प्लस Q2, ठीक है, इन दोनों को एक स्मॉल सेपरेशन पे रख दिया जा रहा है। मान लीजिए सेपरेशन R है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जानते थे कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। तो देखिए पहले आप लोग को ये बताइए कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। पहले इस Q1 चार्ज की तरफ पढ़ते हैं। जिस चार्ज की तरफ हम लोग जाएंगे उसके और जिस पर नहीं जाएंगे उसको फिक्स कर देंगे। सपोज कीजिए आप लोग इसको फिक्स कर दीजिए, Q2 को फिक्स कर दीजिए। अब Q1 पे जाइए, ये फिक्स कर दीजिए इसको, ये अब कहीं जा नहीं रहा, ये अपनी जगह ये फिक्स है। अब इसको मत देखिए। अब इतना बताइए Q1 चार्ज जो है ये Q2 चार्ज पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा Q2 चार्ज को कि रिपेल करेगा? Q1 चार्ज Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? तो आपका रिप्लाई होगा Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा। तो इतना बताइए ये रिपेल करेगा किधर करेगा, इधर करेगा कि इधर करेगा? ये रिपेल इधर करेगा कि इधर करेगा? तो सबसे पहले आपका रिप्लाई आएगा कि ये इसको रिपेल करेगा इधर। तो कौन रिपेल कर रहा है? इसका मतलब होता है पहला वाला दूसरे वाले पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब इसको फिक्स कर दीजिए। अब बताइए Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? तो रिपेल करेगा। क्यों रिपेल ही करेगा ना सर जी, ये अट्रैक्ट रिपेल कहाँ से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं। नहीं, अभी तो स्टार्ट होंगे, अभी तो कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन चालू होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए जो फोर्स लगता है, ये फोर्स ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे भी लगा दीजिए F12 F12, ये नहीं लगेगा। ये लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज ये सही है क्योंकि इसका एक कंडीशन है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining of two charges। मतलब फोर्स ऑलवेज एक्टिंग along the line joining of two charges, और ये फोर्स एक एंटीट्यूड न्यूटन लॉ के थ्रू ये बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड F12 और F21 सपोज F लेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए F का वैल्यू क्या होती है। जो कूलम्ब्स लॉ थे उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो ये फोर्स होता है F, ये Q1 और Q2 चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2। और जो ये जो फोर्स होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ये जो फोर्स होता है, जो कूलम्ब्स लॉ के भी जो चार्जों के भी जो फोर्स लगता है, वो इस दोनों चार्ज के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बताइए सब लोग क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट आएगा जिसे सब लोग सभी जानते हैं, कांस्टेंट K बाई आर स्क्वायर। यही है कूलम्ब्स लॉ। क्या है? कूलम्ब्स लॉ, वेयर K कांस्टेंट which is depend upon medium, और इस K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ या फिर 1/4πε0। और इसका यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम्ब स्क्वायर।
और F force is depend upon medium। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ था। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, हाँ, एक चार्ज Q1 और एक Q2, कौन किस पर फोर्स लगा रहा है उसको फिक्स करिए, फिर वहाँ से देखिए अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है। डायरेक्शन सभी लोग ध्यान देंगे कि अट्रैक्ट कर रहा है तो किधर अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा तो किधर रिपेल करेगा। आगे न्यूमेरिकल में ये चीज़ बातें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी न्यूमेरिकल को। तो ये जो फोर्स होता है ये ऐसा है नहीं कि इधर चला गया फोर्स, इधर लगा दिया फोर्स, इधर लगा दिया फोर्स, ये सब बातें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेज, मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग करा है इसी लाइन के या तो इधर होगा या तो इधर होगा, अट्रैक्ट रिपेल, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? छाप लीजिए सब लोग, छाप लीजिए कूलम्ब्स लॉ, छाप लीजिए। हो गया? हाँ सर जी हो गया, सर जी हो गया, मिटा दीजिए सर जी, जल्दी करिए। सर जी बस सर जी, अब मेरे को जाना है, मेरा सर एमबी ख़त्म होने वाला है, चले जाओ सर जी बस करिए सर जी, अभी पूरा दिन ही बीतना है सर जी, बंद कर दीजिए सर जी, अभी पूरा दिन ही बीतना है सर जी, मैं कैसे बीतूंगा, एमबी के बिना तो पूरा जीवन ही अधूरा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ? एफ, देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे सबको पता होना चाहिए, आगे बहुत ही हेल्प करेंगी ग्राफ बनाने में। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज और प्लस माइनस क्यू दोनों का चार्ज का ग्राफ बनाया जाएगा। तो ये सपोज कीजिए ये वाला लाइन जो आर होता है ये शो कर रहा है डिस्टेंस को, और ये जो लाइन है ए एफ फोर्स को शो कर रहा है, और ये डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी लोग जान लीजिए। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे हमको मिलेगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इफ r इज डबल देन न्यू फोर्स F डैश इक्वल टू F/4 मिलेगा। इफ R इज हाफ देन न्यू सोर्स F डैश इक्वल टू 4F। ठीक है, ये ग्राफ देखिए बच्चों आपको ज़्यादा हेल्प तब करेगी जब हम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज या प्लस चार्ज माइनस चार्ज इनका जब ग्राफ खींचेंगे तब ये मदद करेगी कि कैसे इनका ग्राफ बनता है। बेसिकली इनका ग्राफ जो है ये IIT JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग पॉज कर लीजिए। अब कूलम्ब्स लॉ का हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ में होता क्या है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं समझ में आता सर जी। कूलम्ब्स लॉ तो समझ में आ जाता है, मुझसे भी बहुत सारे कोचिंग में मैं गया पढ़ाने, सब लोग पूछते हैं कि बच्चे की कूलम्ब्स लॉ तो सर समझ में आता है लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं समझ में आता, कब R1 - R2 करते हैं, कब R2 - R1 करते हैं। तो वो देखिए आप कैसे समझते हैं, बहुत ही ईजी समझ में समझिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो छाप लीजिए सब लोग, मिटा दें। हो गया सबका? अरे सर जी हो गया सर जी, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर जी। ठीक है, मिटाते हैं। अरे देखो मैंने देखा एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। अरे देखो मैंने देखा एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। अरे मैं कहाँ चला गया? अरे मैं तो बाहर ही चला जाता हूँ, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते कहीं तो बाहर चला जाता हूँ। आप लोग मुझे
बता दिया करिए। देखिए अब हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बहुत ही इजी है, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। सिर्फ R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 में ही बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो सेम डायग्राम पहले बनाइए कूलॉम्स लॉ का ही। ये कोई चार्ज लिख दीजिए Q1 और एक दूसरा कोई चार्ज लीजिए Q2। ये तो सभी लोग आप लोग कूलॉम्स लॉ से जानते थे। और इनके बीच का सेपरेशन मैंने बताया था, R ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए, मैंने जैसे बताया था Q1, अगर इसको हम फिक्स करते हैं Q2 चार्ज को, जिसको फिक्स करेंगे उसको आप लोग भूल जाइएगा। अब बताइए Q1 इस फिक्स वाले चार्ज मतलब Q2 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। आप लोग जानते हैं सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ठीक है। तो इसको ये रिपेल करेगा, इधर इधर, ये रिपल इधर नहीं कर सकता है, इधर नहीं कर सकता है, इधर नहीं कर सकेगा। ये एलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ये सबको पता होना चाहिए। अट्रैक्ट या रिपेल सिर्फ वहीं पे होगा जहाँ एलॉन्ग लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये फोर्स कौन रिपेल कर रहा है, पहला वाला दूसरे कर रहा है। अब इसको फिक्स करिए Q1 को, अब इसको हटा दीजिए। अब बताइए Q2 Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इधर करेगा, ठीक है। अब देखिए हमको फोर्स निकालना है, पहला वाला दूसरे की तरफ लगा रहा है तो आप पहला वाले से चलिए ऐसे दूसरे की ओर, इसको ले लीजिए R2। दूसरा वाला जब पहले वाले को लगाएगा तो दूसरे वाले से चलिए यहाँ R1, ठीक है। इतना तो समझिए। अब देखिए ये R2 और ये R1, जब देखिए ये वाला दूसरा वाला जब पहले वाले को लगाएगा फोर्स और पहला वाला जब इसको फोर्स लगाएगा तो क्या करेंगे। तो देखिए नाउ आप लोग सभी लोग जानते हैं F12 न्यूटन सेकेंड लॉ से R, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे इसको F, ये कूलॉम्स लॉ से आप लोगों ने सपोज किया था और आप लोगों ने ये जान पड़ा था अकॉर्डिंग F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ मार्ड लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखिए कूलॉम्स लॉ में अगर इसका वैल्यू हमको निकालना है तो कैसे करेंगे। F12 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेम ये चीज़ें लिखिए K Q1 Q2 बाई R कैप का स्क्वायर। और देखिए यहाँ जो होता है नॉर्मली ये R कैप होता है, ये जो R कैप होता है ये क्या होता है, डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के वैल्यू होता है वेयर R कैप इक्वल टू होता है वेक्टर R बाई स्मार्ट ऑफ R, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर R बटे R। तो इस R कैप का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इतना देखिए कौन फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला पहले वाले को फोर्स लगा रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग दूसरा वाले की तरफ चलेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, दूसरा वाला पहले जब ये फोर्स लगा रहा है तो इसमें बड़ा कौन सा फोर्स होगा, तो R1, ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। तो ये जो 1 है इसको आप लोग सपोज लीजिए R1 और ये 2 है ये R2 हमेशा, तो इसको लिखिए R1 माइनस R2 का कैप। ये शॉर्टकट ट्रिक है, 1 2 R1 माइनस 2 R2, ठीक है। ये R1 इसको मान लीजिए और ये 2 को R2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 1 2 K Q1 Q2 बाई, और इसको आप लोग समझ लीजिए इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे मार्ट ऑफ R1 माइनस R2। फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बटे मार्ट ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब
क्यू बट इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वेयर मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख दिए हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। फिर से देखिए कि Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। फिर से समझिए, पहले तो दो चार्ज बना लीजिए Q1 और Q2 चार्ज, फिर देखिए इनके बीच का सेपरेशन R ले लीजिए या मॉड ऑफ R। ठीक है, फिर एक इसको फिक्स करिए, मान लीजिए सपोज को Q1 को फिक्स किया जा रहा है तो Q2 चार्ज Q1 को पर किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इसको ले लीजिए दूसरा वाला पहले पर फोर्स लगाया, फिर इसको फिक्स करिए Q2 को, फिर Q2 पर पहला वाला फोर्स लगाएगा तो फोर्स पहला वाला Q1 चार्ज लगाया Q2 पे। तो हम लोग न्यूटन के से थर्ड लॉ से जानते हैं, ये लिख सकते हैं। फिर इसका जब मार लेंगे तो हम लोग F ले रहे हैं जिसे हम लोग सपोज कर दे रहे हैं। फिर कूलम्ब्स लॉ से आप लोग जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये जो R कैप है ये क्या है, डायरेक्शन को बताता है, और R कैप इक्वल टू होता है वेक्टर R बाई मॉड ऑफ R। ठीक है, फिर इसको कैसे लिखा गया है, इसको जानने के लिए बच्चे अधिकतर इसी में कन्फ्यूजन होते हैं। तो सेम उतारिए कि Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R स्क्वायर, फिर R कैप, फिर यहाँ से देखिए 1 और 2, 1 का मतलब होता है R1, 2 का मतलब होता है R2, तो 1 में से 2 को घटा दीजिए। ठीक है, फिर इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया गया है, इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया गया है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं R1 R2 का कैप क्या होगा, ये। ठीक, फिर ये कर लीजिए R मॉड ऑफ R1 के स्क्वायर की जगह हम लोग लिखते हैं R1 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर, यहाँ तक। और सिमिलरली देखिए अब कैसे, एक और वाला पॉइंट, अब सिमिलरली Q1 की बात करें तो नॉर्मली Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R का स्क्वायर, ये R कैप होगा। तो R कैप की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2, इसको मान लिए R2, इसको मान लिए R1, 2 को R2, 1 को R1, Q1 Q2 बाई R, और R कैप को R2 माइनस R1 वेक्टर बटे R2 मॉड ऑफ R1। R कैप को क्या लिखा गया है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R2 माइनस R1। अब जो ये मॉड ऑफ R है इसको आप ये लिख दीजिए R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब वो लिखिए Q1 Q2 बटे R2 इक्वल टू Q1 Q2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 माइनस R1 का होल क्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये मिल गया फोर्स। यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको कूलम्ब्स लॉ मिल गया इन वेक्टर फॉर्म। From equation first and equation second, we find Coulomb's law in vector form। ठीक है, सबको कोई दिक्कत, सबको समझ में आया कैसे हुआ। देखिए बच्चे अधिकतर इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि कब R2 माइनस R1 लिखें, कब R1 माइनस R2 लिखें। तो इसका सिंपल से तरीका है, जब ये देखिए F21 है तो जो 2 है इसको R2 ले लीजिए और ये R जो है इसको R1 ले लीजिए। तो हमेशा R2 में से R1 को इसमें घटा दीजिए। अब जब F12 लेंगे तो इसको ले लीजिए R1 और इसको ले लीजिए R2, तो R1 माइनस से R2, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए। यहाँ आगे क्या है R2 है और पीछे क्या है R1 क्या है।
ठीक है। यहाँ आगे क्या है R1 तो R1 लिखा, पीछे क्या है R2 तो पीछे R2 लिखा। यहाँ से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप सभी लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए पॉज करके मिटा लीजिए, पॉज करके छाप लीजिए सब लोग। हो गया, बोलिए हो गया, मिटा दें, मिटा दें। हाँ सर जी हो गया। सर जी आपने तो बहुत हमको थका दिया, बहुत थका दिया। मेरा तो अब तो MBA भी ख़त्म हो गया। सर जी मेरा रात पूरा कैसे बीतेगा, अभी तो दिन ही बाकी है, अभी तो पूरा दिन ही बाकी है। अरे बच्चे पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बस ख़त्म हो गया। तो बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ तो आज ख़त्म हो गया। बस एक छोटा सा टॉपिक कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड कहाँ होता है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड कहाँ होता है। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। कैसा लगा हमारा वीडियो? आने वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होता है, कहाँ वैलिड नहीं होता है। तो एक छोटा सा वीडियो बनेगा आने वाला, बस उसमें कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन होंगी। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप हमें अपने कमेंट, अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।